Good morning, students. Welcome to the class. We are studying Indian economic development, chapter 3rd, agriculture. Achievements of agrarian reforms, green revolution. Thanks to agrarian reforms, there has been substantial improvement in Indian agriculture. From a backward and stagnant sector of the economy, agriculture has emerged to be a developing sector of the economy. The achievement has been so substantial that it came to be known as green revolution. तो एग्रेरियन रिफॉर्म्स के कारण हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज हुई. हम एक स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर इकोनॉमी थे और उससे हम चेंज होकर एक डेवलपिंग एग्रीकल्चर इकोनॉमी बने. एंड इस पूरे फेज को हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन. द टर्म ग्रीन रेफर्स टू क्रॉप्स एंड रेवोल्यूशन रेफर्स टू स्पर्ट. स्पर्ट मीन्स ए सडन चेंज. Together, these terms imply a spurt in crop production. It started happening in India in the year 67-68. In the year 67-68 itself, food grain production increased by nearly 25%. India became self-sufficient in the production of food grain. As you know, हमें इंडिपेंडेंस के बाद भी काफी फूड ग्रेन बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते थे. हमारे पास इतना फूड ग्रेन की सप्लाई भी नहीं थी कि हमारी पॉपुलेशन का पेट भर सके. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये सिचुएशन चेंज हुई और 25% ग्रोथ हुई 67-68 में. तो ग्रीन रेवोल्यूशन को 2 डिस्टिंक्ट फेजेज में स्टडी करेंगे हम. फेज 1 मिड 60 टू मिड 70. तो कहने का मतलब ये है 1965 से 1975. ड्यूरिंग दिस फेज, scope of green revolution was restricted largely to wheat and rice growing regions of the country. These included the states of Punjab, Andhra and Tamil Nadu. Mid 70s and mid 80s के बीच में, यानी कि 75 से 85. During this phase, the impact of green revolution became widespread, covering most areas of the country and large number of crops. तो सबसे पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट था वो पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु में देखने को मिला और फिर 75 से 85 में ये कई एरियाज में हुआ और सब जगह एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट शुरू हुआ. अक्रॉस बोथ दीज फेसेस, ग्रीन रेवोल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर. नंबर 1, स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी. देयर हैज बीन ए सब्सटेंशियल जंप इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी. जंप मतलब इंक्रीज. टू इलस्ट्रेट, productivity of wheat was estimated at 3408 kg per hectare in 1819 compared to 660 kg per hectare in 1951. Rice, it was 2665 kg per hectare in 1819 compared to 665 kg per hectare in 1951. And maize, it was 1114 kg per hectare in 1819 compared to 704 किलोग्राम पर हेक्टेयर इन 1951. तो अभी तक का इन्होंने बता रखा है कि हर चीज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है. वीट का प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है. राइस का प्रोडक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है और मेज का प्रोडक्शन 1.5 टाइम्स लगभग इंक्रीज हुआ है. स्पर्ट इन प्रोडक्टिविटी हैज लेड टू अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर. This has marked the end of long period stagnation in Indian agriculture. Stagnation मतलब जो रुकावट इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में थी वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद खत्म हो गई और हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया. सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज. एकरेज का मतलब वही होता है प्रोडक्शन पर हेक्टेयर, एरिया अंडर कल्टीवेशन. HYB टेक्नोलॉजी हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड द टाइम लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स. पहले बीज बोने में और फसल आने में काफी टाइम लगता था, मगर HYB सीड्स के यूज से फसल जल्दी होती है. यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज एलिमिनेटेड द नीड फॉर फैलोइंग. अकॉर्डिंगली डबल क्रॉपिंग हैज बिकम पॉसिबल. फैलोइंग एक प्रोसेस होती है जिसमें जमीन को काफी महीनों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है जिससे कि उसका क्या कहते हैं उसको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके. उसके अंदर जो फर्टिलाइजर और मैन्योर्स की कमी हो गई है उसको खाली छोड़ने से वो वापस डेवलप हो जाते हैं, उसमें जो एसेंशियल मिनरल्स की कमी है. बट केमिकल फर्टिलाइजर की यूज से अब फैलोइंग की जरूरत नहीं होती.
अब हम फर्टिलाइजर्स डालकर जमीन को वापस उपजाऊ बना सकते हैं. Accordingly, double cropping has become possible. This has led to a substantial rise in gross area under cultivation. तो देखा जाए तो एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ, क्योंकि अब फैलोइंग की जरूरत नहीं है, तो हमें खेतों को खाली नहीं छोड़ना पड़ेगा, उनके न्यूट्रिएंट्स हम उसमें केमिकल के जरिए डाल सकते हैं. In 1950-51, gross area under cultivation was 13 crore hectare, which now has shot up to 19 करोड़ हेक्टेयर. तो इसमें भी कम से कम 1.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है. आप सोच सकते हैं कि जब 1.5 गुना जमीन खेती के लिए बढ़ गई तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा. शिफ्ट फ्रॉम subsistence farming to commercial farming. A substantial rise in output has started generating marketable surplus. This has prompted the farmers to gradually shift from subsistence farming to commercial farming. This is a sign of growth and डेवलपमेंट. सब्सिस्टेंस फार्मिंग आप लोग जानते हैं कि सिर्फ खुद के परिवार को खिलाने के लिए फार्मिंग करना, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए फार्मिंग करना सब्सिस्टेंशियल फार्मिंग कहलाता था. मगर जब कमर्शियल फार्मिंग शुरू हुई तो अब फार्मर्स ने समझा कि प्रोडक्ट को वो सेल भी कर सकते हैं और उससे पैसे भी कमा सकते हैं. और फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को सेल करके जो कमाते हैं उसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस. It refers to surplus of farmer's output over and above his own farm consumption. खुद के कंजम्पशन के बाद जो बचता है वो कहलाता है मार्केटेबल सरप्लस, जिसको वो बाजार में बेच सकता है. मार्केटेबल सरप्लस इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ व्हीट माइनस ऑन फार्म कंजम्पशन ऑफ व्हीट. खुद का कंजम्पशन उसमें से लेस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, मार्केटेबल सरप्लस. दिस सरप्लस इज अवेलेबल टू द फार्मर फॉर सेल इन द मार्केट, हेंस कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस. By selling the marketable surplus, he gets cash. हमको कैश मिलेगा. He can use this cash to buy producer goods for further production. उससे वो producer goods खरीद सकता है, and also to buy consumer goods for his current consumption. और वो अपने consumption के goods भी खरीद सकता है. Marketable surplus is a sign of commercialization of agriculture. तो हमारी एग्रीकल्चर अब commercialization की तरफ जाने लग गई. Change in farmers outlook. Farmers का attitude change हुआ. Commercialization has caused a change in outlook of the farmer. Farming is no longer viewed as a source of subsistence. It is considered as a commercial venture. अब उसको एक प्रॉफिट कमाने का जरिया समझा जाने लगा. इसके कारण भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ. सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन कॉज्ड बाय इंक्रीज इन एकरेज, यानी कि जमीन इंक्रीज होने के कारण, एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी इंक्रीज होने के कारण has been so substantial that India has started maintaining buffer stock of food grain. अब हमारे पास बफर मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा ज्यादा स्टॉक रहता है जिसको हम बुरे वक्त में काम ले सकते हैं, सूखा पड़ने पर काम में ले सकते हैं. These stocks are used during the period of lean farm supplies. मतलब वही कि सूखा पड़ जाता है तो ये बफर स्टॉक काम में आता है. A revolutionary rise in output has helped India achieve growth with self-sufficiency. और आउटपुट के बढ़ने से हमारी ग्रोथ और सेल्फ सफिशिएंसी इंक्रीज हुई है. ब्रीफली, ओइंग टू टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल एंड जनरल रिफॉर्म्स, इंडिया हैज अचीव्ड ए सब्सटेंशियल राइज इन क्रॉप प्रोडक्शन थ्रू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इंक्रीज इन एकरेज. द राइज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हैज बीन सो सब्सटेंशियल दैट इट इज पॉपुलरली नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन. तो इन सबको मिलाकर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. आप लोग चैप्टर को लर्न करिएगा और नोट्स बनाइएगा. ओके, have a good day. Thank you.